आज मैं आप लोगों को सेल के सबसे प्रमुख ऑर्गेनल्स मीन्स अंगक न्यूक्लियस यानी कोशिका के बारे में बताने जा रहा हूँ। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह एक अत्यंत सूक्ष्म कोशिकांग है। इसकी रचना गोल होती है और यह कोशिका द्रव के ठीक बीच में निलंबित होता है, उपस्थित होता है। केंद्रक या न्यूक्लियस दोहरी झिल्ली का बना होता है, एक झिल्ली एक झिल्ली ऊपर से दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है। इसके बाहरी झिल्ली को एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और आंतरिक झिल्ली को इंटरनल मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली। एक्सटर्नल मीन्स बाह्य, इंटरनल मीन्स अंतः झिल्ली का बना हुआ होता है। इसके बाहरी झिल्ली के ऊपर अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म गोल गोल रचनाएं पाई जाती है जिसे राइबोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर गाढ़ा रंगहीन द्रव भरा हुआ होता है जिसे केंद्रक रस या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में मध्य में एक छोटी गोल धब्बेदार रचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में अनेक धागे नुमा रचना बिखरी रहती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में मतलब केंद्रक का जो द्रव है उसके अंदर धागे नुमा छोटे छोटे अनेक रचनाएं बिखरी होती है जिसे क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। अभी अपने रचना को देखा, कार्य देखिए, फिर इसका चित्र आपके सामने रख करके फिर इसको समझाएं। सवाल पूछता है तो न्यूक्लियस को आप देखिए आपके सामने है। ये जो बाहर झिल्ली देख रहे हैं पीले रंग की, बाहर से ये दोहरी झिल्ली है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एंड इंटरनल मेम्ब्रेन। इसको गौर से देख लीजिए। केंद्रक के अंदर गाढ़ा द्रव भरा हुआ है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते थे। इसी के अंदर जो गोल सी रचना पाई जा रही है, ब्लू रंग की इसमें दिखला रहा है, गोल सी रचना पाई जाती है जिसको केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक द्रव के अंदर धागे नुमा रचना बिखरी हुई है, लाल रंग का आप देख लीजिए। इसको क्रोमैटिन कहते हैं, गुणसूत्र। यहाँ इसके झिल्ली में, केंद्रक झिल्ली में जहां तहां छिद्र होते हैं जिसको केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। आपने चित्र से भी समझ लिया। इसके बाद इसका फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि सवाल पूछता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका पहला काम है कि प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया न्यूक्लियस में ही होती है। दूसरा, ये आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, यानी इसी के द्वारा अनुवांशिक। तीसरा कार्य इसका है, ये कोशिकीय कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कोशिका के सारे कार्यों का केंद्रक के द्वारा ही होता है। चौथा, चूंकि ये कोशिकीय कार्यों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, इसीलिए इसको केंद्रक का कंट्रोल रूम ऑफ द सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्योंकि कोशिका के अंदर जितनी क्रियाएं होती है, कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूक्लियस की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम
ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है हु इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप आंसर लिखेंगे न्यूक्लियस, इसका नाम है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। और आप लोग को सेल में कुछ पूछना है तो अनम्यूट होकर के उस न्यूक्लियस के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हो। जहाँ समझ में बात नहीं आ रही है आप अनम्यूट होकर के और सवाल कर सकते हैं, मैं उसको समझाऊंगा फिर से अगर प्रॉब्लम है तो, नहीं तो फिर दूसरा चीज पढ़ाने जा रहा हूं उसके बाद, जिसको राइबोसोम कहते हैं। दूसरा जो आज का अध्ययन का मटेरियल है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की रचना और कार्यों का विवरण दें, ऐसा प्रश्न आता है। राइबोसोम की खोज 1953 ईस्वी में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने किया था, याद रखना ऑब्जेक्टिव में, परंतु इसका नामकरण रॉबर्ट ने 1958 ईस्वी में किया। खोज किया 1953 ईस्वी में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, जबकि नामकरण किया 1958 में रॉबर्ट ने। राइबोसोम का मैं स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। राइबोसोम अत्यंत सूक्ष्म कोशिकांग है, यानी कोशिका का अंगक है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग है। यह गोल रचना का होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी आपने देखा था कोश केंद्रक की झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ उपस्थित है? मुख्य रूप से ये केंद्रक झिल्ली, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका, और साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये राइबोसोम, ये राइबो न्यूक्लियेज और प्रोटीन के बने होते हैं, यानी राइबोसोम का निर्माण दो पदार्थों से होता है, राइबो न्यूक्लियेज और प्रोटीन से। इसमें प्रोटीन और आरएनए की मात्रा लगभग समान होती है, जितना प्रोटीन उतना ही आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये स्वतंत्र रूप में अकेले सिंगल भी पाया जाता है या समूह में पाए जाते हैं, झुंड में भी पाया जाता है। राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान से समझना होगा। पहला है 70S राइबोसोम। तो राइबोसोम दो यूनिट का बना होता है, दो सब यूनिट इसमें होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये 30S, यस इसका यूनिट हो गया, ये 30S और 50S के दो सब यूनिट्स के बने होते हैं। तो 30 और 50 जोड़ करके 80 होता है, लेकिन यहाँ 70S राइबोसोम है। इसको समझिए, जब एक दूसरे में ये एडजस्ट होता है तो सेट जैसा बनाता है, समुच्चय जैसा, यानी 10 इसमें धंसा हुआ होता है। 30 वाला 50 में 10 धंसा हुआ होता है, 10 स्थिति में उसकी लंबाई घट जाती है, तो ये जुट करके 70S राइबोसोम होता है। यानी आप लिखेंगे कि ये 30S और 50S के दो सब यूनिट्स के बने होते हैं, और ये मुख्यतः प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। मैं इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स भी बताऊंगा। यूकैरियोटिक सेल्स में अपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जाना है। अब आप जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये मुख्यतः प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। दूसरा राइबोसोम का दूसरा प्रकार 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। यह 40S और 60S मतलब 40S, यस इसका यूनिट है, 40S और 60S के दो सब यूनिट से बने होते हैं। तो 40, 60, 100 है, लेकिन नहीं, ये इसमें 20 धंसा हुआ होता है, तो घट करके आ जाता है इसकी लंबाई 80S राइबोसोम। ये 40S और 60S के दो सब यूनिट्स के बने होते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल।
उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स पूर्व कोशिका है जो पूर्ण विकसित नहीं होती है, तो मैं बताऊंगा इसके बाद। अब आप इसके फंक्शंस के बारे में जान ले, राइबोसोम्स के फंक्शंस। आज मैं दो चीज बता रहा हूं आपको, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। इसका पहला कार्य है, यह प्रोटीन सिंथेसिस का सक्रिय स्थल है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया राइबोसोम में ही होती है। दूसरा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का संचय राइबोसोम में होता है, यानी ये वैसे पदार्थ को संचय करके रखता है जिसकी मदद से प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया हो सके। तीसरा, यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। पहला, प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है। दूसरा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक पदार्थों का संचय करता है। तीसरा, यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और चौथा, यह मैसेंजर आरएनए को संरक्षण प्रदान करता है। आरएनए के विभिन्न प्रकार होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, उसको शॉर्ट में एमआरएनए भी इसको कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए। तो यह मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है राइबोसोम। आपने इसके 4 कार्य को देखा, इसका पीडीएफ भी आपको भेजा जाएगा, उसको आप केयर नोटबुक में लिखेंगे। तो कुछ अगर आपको पूछना है तो आप इसको समझ लीजिए। पहले फिगर जो दूसरा था निकाल, तो पहले आप इस फिगर को देखिए राइबोसोम का, देख लीजिए। एक है 30S और 50S, देख रहे हैं, जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है, 30S और 50S। और दूसरा है 40S और 60S, और दोनों मिला करके ये 80S और इधर वाला 70S, दोनों अलग है। पहला ये 30 और 50 सब यूनिट वाला प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और 40-60 यूनिट मिल करके 80S यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है।